यस, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने स्टार्ट किया है। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है अभी तक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इज नथिंग बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन एरिया में से कितनी पास हो रही है उसके मेजरमेंट को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इट इज नथिंग बट मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दी सरफेस। फॉर्मूला वाइज अगर हम देखेंगे तो फ्लक्स को सिंबॉलिकली फाई इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो उनके ऊपर हमने ऑब्जर्व किया कि एरो लगाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते ही इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी कैसा है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमारे पास ना दो प्रकार के एरिया होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओपन एरिया एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एरिया। तो ओपन एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा मतलब डायरेक्शन क्या होगा एरिया का, तो हम कहेंगे कि इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किसके, जो भी सरफेस है। समझो ये एक्स और वाई प्लेन में हमारा सरफेस है 2D, तो उसका एरिया कहाँ होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा। दिस इज द क्लोज्ड सरफेस। अभी इसके कितने सरफेसेस बन रहे हैं, यू कैन सी इट्स 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ का एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे, यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन यहाँ। सो मतलब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। फ्लक्स का यूनिट क्या बोला हमने, फ्लक्स का यूनिट हमने ऐसे निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। कैसे आया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर। सो इसका ऐसा यूनिट ये हुआ। डायमेंशंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, न्यूटन को बस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया और बाकी के तो ऑलरेडी फंडामेंटल टर्म में थे। चार्ज को लिखना पड़ा हमें एम्पियर इंटू सेकेंड, आ गया m13 -3 एंड a -1। ओके, तो अगर हम इस एंगल को चेंज कर दे, एंगल कैसे चेंज होगा बाय द वे, सो लेट्स कंसीडर कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो रेड लाइन से दिखाई है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो हम दो प्रकार से एंगल चेंज कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही चेंज कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती ही कैसी है, वी रिक्वायर्ड टू प्लेट, एक प्लेट यहाँ रख दी एक प्लेट यहाँ रख दी, उसको बैटरी लगा दी, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस विल बिकम नेगेटिव प्लेट एंड देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसका तो कोई मसला नहीं। हम इस एरिया को अगर ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो एंगल बदल रहा है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट किया हमने, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर मैं इस ओरिएंटेशन में रखता हूँ, लेट्स टेक एन ओपन एरिया, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ अगर मैं इस प्रकार से ये रख देता हूँ तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ये पैरेलल हुए, थीटा बिकम्स 0। ऐसे कंडीशन में तो किस कंडीशन में फ्लक्स सबसे ज्यादा पास होगा, व्हेन द एंगल इज 0 एंड दिस इज द ओरिएंटेशन। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड छूते हुए निकल जाएगी यहाँ से, ये बात हमने कल समझी थी। और यहाँ पे अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर और अलग से मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में लिखेंगे तो वी नो द डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट EA cos थीटा। तो ये थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में दिए जैसे कि आई कैप जे कैप, ये भी आई कैप जे कैप ऐसे फॉर्म में दिया तो हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चल तो और ये कब यूज करेंगे हम, ये cos थीटा जब ये और ये नंबर में दिए गए हैं और हमें थीटा दिया गया है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे लीस्ट इस केस में हमें मिला था फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना था 90 था, यहाँ पे थीटा 0। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। यहाँ पे 60 डिग्री था तो वी विल यूज द फॉर्मूला, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आया E8/2, दिस बिकम्स E into A और यहाँ पे आ गई ये 0। क्वेश्चन में ये दिया जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एरिया कितना मीटर स्क्वायर है, वो सब चीज। ठीक है, तो हमने देखा इस मैक्सिमम फ्लक्स कम है और सबसे कम मतलब 0 है। तो सवाल ये बना यहाँ से कि फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव और 0 होता है। पॉजिटिव का तो हम समझ गए, नेगेटिव समझाने के लिए मुझे ना क्लोज्ड एरिया चाहिए, जब एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री का। वेरी गुड, ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस इज बक्सा और ये बक्से को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। हमने इस एरिया को, ये इधर का जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर निकाला, पीछे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आएगी, 180 का एंगल बनेगा, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो होगा नेगेटिव, EA cos theta, EA cos 180, cos 180 is -1, so minus EA will be the flux। तो यस फ्लक्स नेगेटिव होता है। 0 की बात तो कर ली थी हमने, इस केस में 0 है और बाकी इन दोनों केसेस में कैसा था फ्लक्स पॉजिटिव। तो समझ में आई हमें बात कि फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव और 0 होता है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल तो फ्लक्स इज पॉजिटिव। या और थोड़ा कोर में बताऊं मैं, तो अगर थीटा इज एक्यूट,
थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। अगर वो एक्यूट है, 90 से कम है, मतलब फ्लक्स पॉजिटिव है, और 90 से ज्यादा है तो फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव, और एग्जैक्टली 90 है तो 0 है। ठीक है, तो ये हमने समझा था। फिर मैं गॉस लॉ की चर्चा की थी। अभी गॉस लॉ समझने के लिए हमने यहाँ पे एंगल तो पहले समझ लिया। एक वर्जन ये हमने देखा, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन दिया है, यहाँ पे देखो डी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, डी फाई है। तो ये डी फाई और डी ए का मतलब क्या है? जनरली हम क्या करते हैं, अगर किसी सरफेस से हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, अगर सिमेट्रिक बॉडी तो कोई दिक्कत नहीं आती, अगर उसका शेप सिमेट्रिक नहीं है, जैसे कि ये रिमोट का शेप देखो, क्या ये सिमेट्रिक है क्या? ठीक है, वैसे बाय द वे हमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने होते हैं। अगर इसका अक्रॉस जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसका हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो इसका तो कोई ऐसा रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्फीयर ऐसा कोई शेप नहीं है, तो हम एक छोटा सा एरिया, एलिमेंटल एरिया कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर टोटल बॉडी का एरिया एस है तो इसका एरिया क्या लेना बनता है भाई, ds। इसका एरिया क्या लेना बनता है, ds, या da सिंबल यहाँ पे हमने लिया तो हम कहेंगे टोटल एरिया a है, तो एलिमेंटल एरिया क्या लेंगे हम, da। ठीक है, अगर टोटल बॉडी से 5 फ्लक्स जा रहा है तो इतने से कितना फ्लक्स जाएगा, उससे कम ही जाएगा, तो हम उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, d5। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब क्या कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे d5 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 इस गिवन एरिया के हम ऐड करते हैं, वैसे करने से क्या होगा, टोटल बॉडी का फ्लक्स कितना है वो हमें निकल कर आ जाएगा। ये सब गॉस लॉ के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो गॉस लॉ का एक स्टेटमेंट है, गॉस लॉ ने हमें बताया कि फ्लक्स का और भी एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। एक तो E इंटू ए वाला है, उसको एलिमेंटल टर्म में E इंटू डी ए लिखेंगे। सर डीई क्यों नहीं लिखते, पूछा नहीं किसी ने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कांस्टेंट हियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तभी ये गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर आगे चल के हमने देखा कि गॉस एक फिजिसिस्ट है, उन्होंने कहा कि फ्लक्स का और एक भी फॉर्मूला बन सकता है। क्या और एक फॉर्मूला फ्लक्स का? हमने कहा जी, अरे था ना हमारे पास E इंटू ए, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना एरिया गिवन है, तभी भी फ्लक्स निकाला जा सकता है क्या? द आंसर इज एस, समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ गॉस ने कहा। तो उसके लिए ना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। बड़ा सिंपल होता है कि इमेजिनरी स्फीयर या इमेजिनरी एक सिमेट्रिक शेप हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या इसका कितना फ्लक्स किसी गिवन एरिया से पास हो रहा है, वो अगर जानना है तो हम एक छोटा सा बबल उसके सराउंडिंग में बना देंगे। दैट बबल इज नथिंग बट spherical shape and it is also called as imaginary area which is also called as Gaussian surface। तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है उस स्फीयर ने, Q किया है, Q1 Q2 Q3 जितने भी चार्जेस है, जिस इस प्रकार से देख सकते हो, उन सब की हम अल्जेब्रिकली एडिशन करेंगे। मतलब उसका निगेटिव साइन होगा तो निगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव के साथ उसको पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो इससे भी हमें फ्लक्स मिल जाता है। तो फ्लक्स निकालने के दो तरीके, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया गिवन है तो वाह कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो चार्जेस हम देखेंगे कितना इनक्लोज किया है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन अप्लाई है, उस सरफेस के अगर बाहर कोई चार्ज है यहाँ पे, लेट्स से कि वो चार्ज हम यहाँ लिख लेते हैं, और 5 तक तो हो गए हैं, Q6 ले लेते हैं और माइनस Q7 इस स्फीयर के बाहर ले देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो एनक्लोज्ड का शब्द का मतलब हमें समझ में आया है, ये जो हमारा इमेजिनरी स्फीयर है उसी के अंदर के हमें सभी चार्जेस फाइंड आउट करने। इमेजिनरी स्फीयर क्यों ड्रॉ करते हो? हमें पूछा जाता है कि इतने डिस्टेंस तक कितना फ्लक्स जा रहा है ये बताओ, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फ्लक्स निकालने के बाद आगे की एक स्टेप होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें बताइए। फ्लक्स तक तो नहीं रुकेंगे हम, गॉस लॉ का इस्तेमाल सिंपली फ्लक्स निकालने तक सीमित नहीं है, इन दोनों को इक्वल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तब जाके हमें ये इसका ज्यादा सेंस बनता है कि ये जो इमेजिनरी सरफेस है वो क्यों लिया है, उसी की चर्चा हम करते हैं। गॉस ने क्या स्टेटमेंट दिया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गोइंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जैसा कि हमने एक पॉइंट चार्ज रखा था, उसके सराउंडिंग में हमने एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया था, तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस उस स्फीयर के अंदर कितने, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी चार्जेस उनकी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। मतलब इसका स्टेटमेंट यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो ओके, सो अगर फ्लक्स 0 लिखा है तो मुझे बता सकते हो क्या इसका मतलब क्या है? लिखा भी है, नेट चार्ज इज 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक एरिया के अंदर एनक्लोज्ड है, तो टोटल फ्लक्स इस एरिया से एसोसिएटेड कितना हो गया, 0। जो अभी आए वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। चल, तो अभी हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की तैयारी में थे, और हम गाड़ी को अभी थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे।
तो तीन प्रकार के हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, स्फीयरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा और दूसरा क्या, तीसरा होगा प्लेनार। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो शेप है वो कैसे है, सिमेट्रिक, स्फीयर, सिलेंडर, और ये जो एक कोई एक प्लेन शीट हम ड्रॉ करेंगे वो भी कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है। तो वो जो सरफेस है, कई बार ऐसा शब्द हमें देखने को मिलेगा, गॉसियन सरफेस, मतलब क्या है, एक इमेजिनरी क्लोज लूप हम ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे समझते हैं, चलो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे सीधा देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना है, पी पॉइंट को एज अ डिस्टेंस लेके एक रेडियस बनाएंगे और दैट डिस्टेंस बिकम आर, उसके एक स्फीयर बनाएंगे। तो हमारा चार्ज आ गया अभी सेंटर पे, जिस प्रकार से मैंने डायग्राम ड्रॉ की वो सेंटर पे नहीं लग रहा है, लेकिन तुम भावनाओं को समझ जाओगे। तो इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर, वो निकालना था। इसीलिए हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। आगे की बात करते हैं। गॉस ने क्या कहा, फ्लक्स के जो भी दो फॉर्मूले उसको इक्वल कर दो, E इंटू डी वाला जो पहले पढ़ा था हमने, और जो गॉस ने बताया वो वाला Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितने चार्ज एनक्लोज्ड है, वो जो हमने अभी एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया, एक, दो होते तो दो लिखते हम Q1 प्लस Q2, तीन होते तो उसके साइन के साथ लिखते। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों किया, एक छोटा सा पैच हमने यहाँ पे कंसिडर किया। ठीक है, कितना एरिया होगा इसका, हमने कहा DA इसका एरिया है सर, और वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही वो तो कांस्टेंट है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इस क्यू चार्ज की, कहां पे, इस पोजीशन पे। अगर ऐसे छोटे छोटे ठिगड़े अपन जर सगळीकडे जर लावले तो वो सभी को ऐड करते हुए टोटल वो जो स्फीयर है उसका हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। हमें फ्लक्स तो नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसलिए फ्लक्स के दोनों फॉर्मूले को बराबर कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो जो पॉइंट चार्ज की है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर ये 3 माइक्रो कूलम है तो इससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी। कब तक, जब तक इसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज बदल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल गया। एंड बाय द वे, कोई चार्ज बदल रहा है क्या यहाँ पे, ना कुछ ऐड ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या हम निकालने। फिर ये अंदर डीए को क्यों रखा और ये चूड़ी क्यों लगाई यहाँ पे, तो ये जो क्लोज्ड एरिया है इसी का हम टोटल एडिशन कर रहे हैं ना, इसलिए आप इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप। ये क्या है, हमारा क्लोज्ड लूप है। ठीक है, और ये टोटल छोटे 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 डीए अगर हम जोड़ देंगे तो वो स्फीयर का सरफेस एरिया ही के बराबर हो जाएगा। तो देखो मैंने कहा था इंटीग्रेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सरफेस एरिया स्फीयर का हमने लिख दिया, E इंटू 4πr² इक्वल टू क्या है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। क्या यही फॉर्मूला हमें मिला था क्या, हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा था ना, KQ/r², इस K की वैल्यू इज नथिंग बट 1/4πε0। तो गॉस ने हमें बताया, मैंने सीधा सीधा तरीका, मैंने मतलब गॉस ने समझाया कि इजीली हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हम न्यूटन ने कूलम का लॉ देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। अभी दो ही बाकी है शेप, ये है अगला शेप। क्या शेप है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ ए चार्ज। सो एक लाइन है, मतलब 1D एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें R पॉइंट पे फाइंड आउट करनी थी। नाउ खेल बहुत आसान हो गया, हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया। स्पीयर तो नहीं दिख रहा है बच्चों, कौन सा शेप दिख रहा है, यहाँ पे स्पीयर क्यों नहीं लिया, ऐसा आर्ग्यूमेंट करोगे तो क्या होगा, आंसर इसका ये होगा कि यहाँ पे आंसर निकालने मिले जो सिमेट्रिक शेप आसानी से हमारी मदद करेगा, विल यूज दैट शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आसान था सिलेंडर एज अ इमेजिनरी सरफेस लेना। फिर सवाल दूसरा आएगा, सर इसको नहीं ढका क्या, बस इतना ही क्या, हमें ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, तो इतना आंसर निकाल लोगे तो पूरे का काम बन जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो फिर हमने यहाँ पे फ्लक्स निकाला। तो यहाँ पे ना जैसे स्पीयर में तो पूरा एक शेप था, यहाँ पे ना 3 सरफेसेस हमें दिख रहे हैं। ये यहाँ का एक सर्कुलर शेप, ये यहाँ पे सर्कुलर शेप, और ये यहाँ पे कर्व शेप दिख रहा है। तो सिलेंडर के हमने 3 पार्ट में दिखा दिए कि इसके एरिया ये है। ठीक है, फिर इनसे जाने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाइंड आउट करेंगे। एंड द सेम यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो स्पीयर के लिए यूज किया था। बस यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो E इंटू डी है ना, इंटीग्रेशन वो चूड़ी वाला, उसको ना 3 बार लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट शेप्स और सरफेसेस हमें दिख रहे थे। फिर हमने कहा कि फिर इसका तो डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। ये E इंटू ए डॉट प्रोडक्ट है, इसको E ए क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले थीटा निकाल दो, 2 आंसर तो वैसे भी 0 हो रहे थे। तो ये जो लाइन चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अपवर्ड होगी, नीचे डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। निगेटिव होता तो दोनों एरो अपने तरफ आते। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, बिकॉज इट्स अ 1D एलिमेंट एंड अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, तो हमने कहा ये सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर बताओ। हमने कहा इसका एरिया वेक्टर कहाँ है भाई, राइट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऊपर। एंगल कितना, 90, cos 90 कितना, 0। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0, मर गया ये।
सेम हाल यहाँ पे भी है, ये एरिया वेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन चार्ज की अपवर्ड जा रही है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है, इसके एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये कर्व्ड सरफेस है, तो दिस इज अ कर्व्ड सरफेस लाइक दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर इस पैच का निकालो, यहाँ आएगा, ठीक है। और ये लाइन चार्ज है, ऐसा 3D में इमेजिन करो, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, तो cos जीरो कितना हो गया, 1। तो मतलब कर्व्ड सरफेस के अलोंग ही फ्लक्स पास हो रहा है हमारा जो सिलेंडर है, विच इज एन गॉसियन सरफेस। तो दो आंसर तो जीरो हुए, बचा एक ही जो cos जीरो इज 1। और हमें फिर ये a को क्या पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन चार्ज से बनी है वो तो कांस्टेंट है, तो a देखा हमने, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 pi r into l, r being the radius and l being the length of this imaginary Gaussian surface का लेंथ। तो यहाँ पे हमने E को बाहर निकाला, ये dA को हमने 2 pi r l पुट किया। यहाँ राइट में थोड़ी हमने गड़बड़ कर दी, राइट में हमने लिखा इस Q एनक्लोज को कहीं लैम्बडा इंटू एल, हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है और ये 1D बॉडी है, तो हम एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाते हैं, या लीनियर चार्ज, यहाँ पे सरफेस नहीं होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज है, हमने कहा क्यू, कहाँ पे है ये क्यू चार्ज, एल लेंथ पे स्प्रेड आउट है, ठीक है। और ये कैसा है रॉड, यूनिफॉर्म है, तो क्या इस क्यू को लैम्बडा इंटू एल से रिप्लेस कर देंगे, हमने कहा कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड ना वो लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से बताना प्रेफरेबल होता है। तो आंसर कितना आया, लैम्बडा अपॉन 2 pi epsilon naught into r, will remember this one। and the last one एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट शीट है, इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए भी हमने एक गॉसियन सरफेस चुना जो कि था सिलेंडर। ऊपर हमने लाइन चार्ज के लिए भी कैसा चुना था, सिलेंडर। इसमें फर्क क्या है, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। अब इसके फ्लक्स निकाल लेते हैं, वैसे इसके 3 टुकड़े करेंगे हम, E डॉट डी ए इंटीग्रेशन, जहां पे ये किया था हमने 3 बार, यहाँ पे भी हमने सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, क्या स्पीड को मैच कर पा रहे हैं बच्चे, ये एंगल यहाँ पे कितना है 0 डिग्री, मतलब यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है, हाँ। यहाँ पे वैसा नहीं था ना, यहाँ पे एंगल कितना था 90 था, यहाँ पे 0 बन गया एंगल, तो फ्लक्स जा रहा है, नीचे से फ्लक्स जा रहा है। इसमें कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना है, 0 है, एंगल 90 डिग्री बना इसके कारण, ठीक है। तो हमने EDA इक्वल टू लिख दिया Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये Q एनक्लोज को सिग्मा इंटू ए क्यू लिखा है, पीछे क्यों बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने देखा Q अपॉन ए लिखा, लास्ट टाइम Q अपॉन एल लिखा था, क्योंकि वो 1D था, ये 2D है, तो यहाँ पे Q को हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए, तो ये सिग्मा इंटू ए हो गया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना है हमारा, जितना ऊपर से जा रहा है प्लस जितना नीचे से जा रहा है, मतलब 2 बार ऐड करेंगे, लास्ट टाइम तो 1 बार ऐड किया था, क्योंकि 2 लोग तो 0 हो गए थे ना, इसलिए यहाँ पे तो 2 लोग है प्रेजेंट, मतलब द फ्लक्स पासिंग अपर एंड लोअर पोर्शन, सो 2 बार ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए और ए चला गया, एंड वी गॉट द सेम रिजल्ट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कोर डिस्कशन किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक गौर करने वाली बात है, दिस इज द स्पेशल केस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्पेशल केस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। If you find out the electric field here at this distance 2 meter, 3 meter and 4 meter, the electric field will be same. Electric field does not depend upon the distance. It is simple कि ये इतना बहुत बड़ा सा एरिया है, एंड अगर ये इस डिस्टेंस पे हम निकालते हैं, ठीक है, तो it will not affect the electric field at this position, at this position, at this position, because this sheet is very very huge. It is very very infinite. ठीक है, चलो भाई, ओके, पॉजिटिव है तो बाहर, निगेटिव है तो फिर हम क्या कर देंगे, अंदर की तरफ दिखाएंगे। आंसर दोनों के लिए सेम आ जाएगा, बस डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हियर आल्सो सिग्मा अपॉन 2 क्या हुआ, यस, क्यों बात हो रही है, व्हाई, प्लीज बात नहीं करोगे, हम देखते हैं कि अभी इसके ना डिफरेंट केसेस कर दिए, ठीक है। अभी हाईवे पे लग गए, सिचुएशंस बड़ी हल्की हो गई है, ठीक है। और कौन सी भाषा समझते हो तुम लोग, यस, चलो, और बहुत जल्दी आते हो रे, हाँ, क्या टाइम है ये, 8:03, हर रोज का हो गया है, कुछ अकल विकल है या नहीं तुम लोगों को, जब मुंह उठाए वैसे ही आ गए क्लास में, हाँ। चलो, तो हम इसके एप्लीकेशन देख रहे हैं। अभी अभी अगर बात करेगा ना, इतना जोर से पिटूंगा और क्लास के बाहर भी जाने नहीं दूंगा। सलील, तेरे को समझ में आ रहा है क्या, बहुत जोर से पिटूंगा पूरे क्लास के सामने और क्लास के बाहर भी जाने नहीं दूंगा।
सो डाइपोल अगर है, कोई एनक्लोज्ड एरिया है और उसके अंदर अगर डाइपोल है और इसका अगर हमें पूछा कि भाई इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, बताओ आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि ये जो टोटल एनक्लोज चार्ज है उसकी समेशन कितनी हो गई है, प्लस क्यू माइनस क्यू इज 0। डाइपोल का मतलब क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा है, सेम है, साइन अपोजिट होने के कारण अगर इसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर ऐसे 100 भी हम डाइपोल रख देंगे तभी भी एनक्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस है तो सीधा क्या कर देंगे हम? ऐड करेंगे। क्या फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन। दूसरा भी है ना, कौन सा वाला? E इंटू ए वाला, DA वाला, ठीक है, वो नहीं, हमें दूसरा वाले से हम कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसको हम अलजेब्रिकली ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय भूलेंगे नहीं, क्या करना है? एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी ये सिचुएशन समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने किए। क्या है ये केस? जो बॉडी है प्लेस्ड की है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि दिस इज अ बॉडी प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल जाएगी, सो द नेट फ्लक्स इसके अंदर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा, तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? हमने कहा जो भी होगा कितना होगा? नेगेटिव होगा। इस सरफेस से आगे की तरफ हमने देखा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया इसका? थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव। सिमेट्रिक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका एडिशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सेम हैपन हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है? नीचे वाले से फ्लक्स कितना है? इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है? 0। यहां से आएगा, यहां से जो भी फ्लक्स है वो कैसा होगा? जितना भी होगा, लेकिन कितना होगा? नेगेटिव। यहां से जो जाएगा वो फ्लक्स कितना होगा? पॉजिटिव। तो इसका एडिशन करेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे वो, तो नेट फ्लक्स इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? 0। ये हमेशा नहीं होगा, सिचुएशन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब होगा। अगर यहाँ पे अंदर कोई चार्ज रख दिया है Q नॉट, तब नेट फ्लक्स इसके अंदर से 0 नहीं होगा, ठीक है, वो याद रखो, आगे मैं बताऊंगा ऐसे, ठीक है। ऑल राइट, बाद में देखते हैं, चल। ओके, हेमिस्फीयरिकल बॉडी का कितना आया था? एक हेमिस्फीयरिकल बॉडी है तो इसका आ गया था पाई आर स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो -2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये याद रखोगे। फिर क्यूबिकल बॉडी का आया था टोटल फ्लक्स। अभी यहाँ पे वो सिचुएशन आ गई है, थोड़ी सी हल्की सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं समझ में आता हिंदी? कौन सी भाषा समझ में आती है? हिब्रू? हाँ, अथर्व? अरे जो नहीं अरे चलेगा जी, बिल्कुल बात नहीं अभी। तो इसके अंदर हमने चार्ज रख दिया, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या आवाज से आ रही? देखो, कहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, लेकिन क्या है? अंदर चार्ज। तो चार्ज से निकलने की ना भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, देयर इज नो एक्सटर्नल चार्ज है अंदर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी हर जगह पे फैलेगी भाई, ये यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ। तो किसी भी सरफेस से फ्लक्स 0 हो रहा है क्या? मतलब ए ऊपर वाले सरफेस का एक बता दो बच्चों को, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से जो चार्ज से निकलेगी, एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, तो फ्लक्स यहाँ से पॉजिटिव है। यहां से देखो पॉजिटिव, यहां से यहां पे भी कैसा है, मतलब आंसर 0 आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो आंसर क्या है? कितना चार्ज है अंदर? क्यू चार्ज है। गॉस को फोन लगाओ, गॉस को फोन लगाया, गॉस ने बोला क्या है फॉर्मूला बताओ गॉस सर? क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा यार ये स्क्वायर बॉडी, मैंने बॉडी का शेप पूछा, क्या क्या पूछा उसने? कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? क्यू चार्ज है, ठीक है। हमने कहा बॉडी, अरे बॉडी के शेप के बारे में मैंने पूछा क्या? तो वो कह रहा है कि बॉडी का शेप कोई भी हो, अंदर जो कितना चार्ज है वो मुझे बता दो, कितना एनक्लोज्ड है चार्ज? क्यू चार्ज एनक्लोज। तो फिर इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हुआ? इसने कहा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर ये आगे क्या लिखा हुआ है? अभी बॉडी का यहाँ पे कनेक्शन आएगा। किसी एक सरफेस से पूछा या एक फेस से पूछा है, तो टोटल कितने फेसेस है उस बॉडी के? 6 फेसेस है। टोटल 6 फेसेस में मिला के कितना फ्लक्स जा रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से कितना जाएगा? डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। कितने एजेस है?
तो एक एज से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बॉडी का शेप कोई भी रहे, टोटल फ्लक्स का आंसर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हाँ, उस बॉडी के शेप के अनुसार किसी सरफेस एज या हमें कॉर्नर से पूछा है, तब हमें उस बॉडी का वापस ज्योमेट्री से देखना पड़ेगा कि कितने एजेस है, कितने सरफेसेस है। ठीक है, यस, हाँ। तो 6 फेस, हाँ, एक फेस से कितना निकला, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। ऐसे कितने फेस है, 6 फेसेस, तो 6 बार ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, हाँ हाँ यस। कितने बार ऐड करोगे, 12, तो क्या आंसर आएगा, इसको कितनी बार ऐड करोगे, वैसे है। क्यूबिकल बॉडी, अभी तो क्यूबिकल बॉडी का ही चल रहा था। हाँ, अभी इसके 2 और केसेस बनेंगे, ये एक केस और ये वाला एक केस। ठीक है, तो क्यूब के ऊपर बहुत सवाल आए हैं। ठीक है, चलो, तो ये समझते हैं। अभी हमने क्या, एक क्यूब है, ठीक है, तो लास्ट के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे चार्ज सेंटर में रखा था, एग्जैक्टली मिडल में था, उस बॉडी के शेप के एग्जैक्टली मिडल में था। यहाँ पे कैसा रखा है, ये एक सरफेस से उसके मिडल में रखा है। सो दिस इज द सिचुएशन। इसको अगर इमेजिन करो, पहले कहा था ये अंदर यहाँ पे था, ठीक है, अभी कहा है ये यहाँ पे एक सरफेस से जुड़ा हुआ है। तो इसका फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इनमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पूछेंगे हमें, राइट। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी तो जा रही है ना, मतलब क्या इस क्यूब के अंदर टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है क्या फ्लक्स, आंसर इज नो, क्योंकि कुछ बाहर भी जा रहा है इस क्यूब के। तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, और एक इमेजिनरी क्यूब उसी के पैरेलल जोड़ दो, उसी के पैरेलल जोड़ दो, जो पहला एग्जिस्टिंग क्यूब है, इस प्रकार से जोड़ दो ताकि जो नया इमेजिनरी स्फीयर जोड़ने के बाद जो बड़ा क्यूब दिखे तुम्हें, उसके ये चार्ज कैसा होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, नाउ इमेजिन करो ये पूरा एक ही क्यूब है अभी, राइट। अभी इस बड़े क्यूब पे ये मिडल पे आ गया ना, तो अभी ये बड़े क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़ा सिंपल है सर। तो ये एक क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा, हमने कहा 2 क्यूब है ना अभी, एक इमेजिनरी क्यूब हमारा, एक ओरिजिनल क्यूब, हमें ओरिजिनल क्यूब में से कितना पास हो रहा है ये जानना है। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, मेक सेंस। थोड़ा आगे चलते फिर वापस पीछे आ जाएंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ देखते। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक इसके एज पे रख दिया, एज नहीं कॉर्नर पे रख दिया हमने, किसको, चार्ज को। ठीक है, और हमें बोला गया है कि इस टोटल हमारा जो भी क्यूब है इससे फ्लक्स कितना पास होगा। सर अभी तो कह रहे हो शेप से कोई फर्क नहीं गिरता, शेप से फर्क नहीं गिरता, आंसर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन उस शेप के अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पूछा है ना। पहले केस में तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी सर, क्या क्यों दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे पूरा का पूरा एनक्लोज था अंदर। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा एनक्लोज है क्या, यहाँ पे भी पूरा का पूरा इनक्लोज है कि ये चार्ज, मतलब कुछ प्रमाण में यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और बाकी की बाहर जाएगी। वो बाहर वाले से मतलब नहीं, हमें कितनी फ्लक्स यहाँ से अंदर जा रहा है वो बता। उसके लिए हमने क्या जुगाड़ किया, हम क्या चाहते हैं कि ऐसा कुछ जुगाड़ करें ताकि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मिडल में आ जाए। हमने कहा वो कैसे संभव है, इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमने कुछ और इमेजिनरी स्फीयर यहाँ पे जोड़ दिए। जैसे लास्ट वाले का रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे कितना क्यूब जोड़ा था मैंने, उसके साथ क्यूब जोड़ा था एक, ताकि ये चार्ज कैसे हो जाए, हाँ, वो जो भी कंप्लीट बॉडी बनेगी एक इमेजिनरी एक ओरिजिनल बॉडी के एग्जैक्टली मिडल में, तो इसको भी मिडल में लाना था। तो इसको मिडल में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये एक दिख रहा है मुझे, ये एक हुआ, उसके पीछे 3, उसके आगे 4 और 5 6, उसके पीछे एक, कितने हो गए टोटल, 7 हो गए। ठीक है, और ये अपना ओरिजिनल एक मिला के टोटल कितने हो गए अभी, 8। तो अभी ये मिडल में आ गया एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, तो एक क्यूब से कितना जाएगा, हमने कहा टोटल कितने क्यूब है, 8 क्यूब है, तो एक क्यूब में से कितना जाएगा, 1/8 कर देंगे, तो एक क्यूब में से कितना जा रहा है, इतना। तो हमारा आंसर आ गया कि अगर ऐसा शेप है तो इस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। वो कैसे लाया हमने, इसके लिए हमने कुछ और 7 इमेजिनरी क्यूब जोड़ दिए, क्यों जोड़ दिए, ताकि ये एग्जैक्टली मिडल में दिखे इन सब के।
तो ये अगर ओरिजिनल क्यूब को अगर रिप्लेस कर दे इस डायग्राम से, तो द चार्ज इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ दिस बड़ा क्यूब। तो ये सिमेट्रिक बन गया अभी पूरा का पूरा। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, उस हिसाब से हमारा इसका आंसर आ गया। समझ पाए बच्चों? ओके, अब ये क्या पूछ रहे हैं, फ्लक्स फ्रॉम वन फेस अपोजिट टू द चेंज ऑफ द गिवन क्यूब, कितना आ गया वो, Q डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया। ये कह रहे हैं कि इसके अपोजिट फेस में से कितना जाएगा, मतलब इस फेस में से प्लस ये जो आगे वाला इस फेस में से और प्लस इस फेस में से कितना जाएगा। टोटल कितने फेस है इसके, उसमें से कितने फेस की बात कर रहे हैं हम, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, 3 फेस के, बिकॉज ओनली 3 फेसेस आर सीन। यहां से कितने फेसेस दिख रहे हैं, हाँ ये एक दिख रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, पीछे वाला दिख रहा है क्या, इधर से का दिख रहा है क्या, नीचे वाला फेस दिख रहा है क्या हमें, नहीं। तो इन तीनों फेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने इसको, ठीक है। चलो अभी एक दो सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल कैसे बनेंगे अभी इसके पूरे इसके अंदर। क्या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के सवाल बनेंगे या बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला सवाल हम ट्राई करते हैं, तुम लोग कोशिश करोगे, मुझे लगता है तुम लोग लीड करके मुझे बता सकते हो क्या आंसर आ रहा है। चलो कम ऑन। तो यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं है, जितनी फील्ड आ रही है उतनी फील्ड चले गए, ठीक है। अंडर द टेक्निकल रीजन इज यहाँ का एरिया वेक्टर पीछे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, फ्लक्स यहाँ से जो भी आएगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव है, ठीक है। φ1 मान लेते हैं, φ1 इज इक्वल टू -φ, ओके। यहाँ से फ्लक्स कैसा होगा, φ2 मान लेते हैं, कितना होगा, +φ। ये एरिया कर्व्ड सरफेस और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से फ्लक्स एनीवेज कितना आ गया, 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, so total flux is equals to phi1 plus phi2 plus phi3। phi1 is minus phi and the phi2 is plus phi, और ये 0 है, प्लस phi माइनस phi कितना आया आंसर, 0। तो टेक्निकली भी हमें लिखना है, ठीक है। तो ना ही हमने Q enclosed upon epsilon नॉट का इस्तेमाल किया, ना ही हमने E into dA का इस्तेमाल किया, जस्ट हमने फ्लक्स का देखा कि यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, ठीक। चलो सेकंड जल्दी से बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज r रेस टू 0 फॉर, किसके लिए होता है ये, r रेस टू 0, ये बात नहीं रहे, r रेस टू 0 का मतलब क्या है कि ऐसा कौन से शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। r रेस टू 0 मतलब क्या है, कांस्टेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन, कौन सा शेप था, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज थी, दिस वन ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ चलो, द इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अच्छा, वन फेस, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो टोटल क्यूब से फ्लक्स कितना पास होता है, तो पहले तो ये कहाँ रखा है, सेंटर पे, सेंटर वाले तो सबसे इजी है, इसका फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से कितना होगा, हमने कहा 6 फेस है, तो एक फेस से कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाय, यही किया हमने बस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया तो आराम से कर लेंगे हम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लिक net flux, no, electric flux coming out of a unit positive charge put in air is, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट चार्ज को हवा में पुट कर दिया हमने, तो कितना फ्लक्स उससे पास होगा, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब क्या, मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, यूनिट मतलब क्या, मैग्नीट्यूड जिसका कितना हो, 1, ठीक है। ओके, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से 1 कूलम, इट इज प्लेस्ड इन द एयर। तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना एनक्लोज हुआ, 4, हमने कहा एक ही है उसका, 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी। इसी को क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू -1, यस, ठीक है। चलो अगला सवाल करो, बताओ मुझे इसका क्या, कहां फ्लक्स 0 आ रहा है भाई, अरे बोलोगे कि बोलता है फिर, क्या आंसर क्या कहे इसका, कब 0 आता है, जब जनाब पहला ऑप्शन ई इज नेसेसरी 0 ऑन द सरफेस, ऐसा जरूरी है क्या सरफेस पे 0 होता है क्या, कहा 0 मिला हमें भाई, कौन सी सरफेस पे, क्यूब पे एक सरफेस को Q अपन 6 एप्सिलॉन नॉट मिला, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, ये आंसर 0 मतलब फ्लक्स कहां 0, ऐसा ही कह रहे हैं ना ये, ओके। ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, इस सिचुएशन में हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे कौन सा एग्जांपल में हमने देखा, वो सिलेंडर था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ये जो कर्व्ड सरफेस है
वो कितना एंगल बना रहा था 9. टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0. द फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस. तीसरे वाले को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, सेकंड वाले को हाईलाइट करते हैं. पहला वाला तो एलिमिनेट हो गया ना. डी इज द फ्लक्स ओनली गोइंग आउट, मतलब सिर्फ बाहर निकल रहा है तो 0 कैसे होगा. ठीक है, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट. बी, ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस के लिए थीटा 90 यहाँ पे है क्या. परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, ये हमने एक सरफेस लिया, ठीक है, सरफेस इज परपेंडिकुलर. सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इज परपेंडिकुलर, नॉट द एरिया वेक्टर. ये सरफेस परपेंडिकुलर, लेकिन थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री है ना, तो फ्लक्स पास हो रहा है. मतलब यहाँ पे आंसर थीटा इज नॉट 90, थीटा इज 0 डिग्री, फ्लक्स इज नॉट 0, फ्लक्स इज नॉट 0. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या था, सरफेस परपेंडिकुलर है, एंगल इज 0, फ्लक्स इज नॉट 0. किसमें 0 हुआ, फिर एक ही बचा, कौन सा, ऑप्शन सी, 0 पूछा था हमने. ठीक है, अगला सवाल. है ना, तो कैसा है, क्यूब है. हाँ अच्छा क्यूब है, ठीक है क्यूब है. वो सिलेंडर के लिए बताया था सर आपने, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं. देखो साइड एल है, इट इज प्लेस इन यूनिक, हवा चल रही है, बहुत तेजी से हवा चल रही है. देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन. ठीक है, इस सरफेस से फ्लक्स कितना, आंसर बताते जाओ जल्दी, सेम चीज है. क्यू 0 है, वहां से फ्लक्स 90 डिग्री, नीचे वाले सरफेस से ये वाला एंगल 90 डिग्री, दैट इज द रीजन. ये और ये सरफेस से पास नहीं हो रही है ना फील्ड, किस दोनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ये वाला सरफेस और दूसरा ये वाला. इसका लेकिन निगेटिव है ना फ्लक्स, इसका कैसा है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है, क्योंकि इसका और इसका एरिया सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है. तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू ए माइनस साइन, यहाँ पे कितना होगा प्लस E इंटू ए, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया 0. फ्लक्स का यही फॉर्मूला होता है ना. ये माइनस क्यों आया, एरिया वेक्टर पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एंगल cos 180 इज -1, तो इसका आंसर क्या आया 0 आया. ठीक है, चार्ज है ही नहीं ना अंदर, अंदर चार्ज होता तो फिर वो लगाते हम Q/6 एप्सिलॉन नॉट 8. हाँ चार्ज नहीं, इसलिए भी 0 है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आ रही उतनी जा भी रही. एक ऐसा सवाल बनेगा क्या जिसपे ऐसे ही कुछ सिचुएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का आंसर नहीं आएगा. सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. चलो इसे कोशिश करो, इसमें आंसर 0 नहीं आ रहा है. चलो देखते हैं इस सवाल में क्या है. यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट इंटू एक्स. आई क्या मतलब एक्स डायरेक्शन में है, E नॉट इंटू एक्स. एक्स मतलब क्या, एक्स इज द डिस्टेंस. और कैसी नॉन यूनिफॉर्म है भाई, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चालू हुई, 1 मीटर डिस्टेंस पे तुम लोगों को आंसर देना है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे या 2 मीटर के डिस्टेंस पे, कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 1 मीटर पे या 2 मीटर पे. नो, आंसर इज 2 मीटर पे. क्यों जितना ज्यादा डिस्टेंस है, समझो मैंने इन ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं, E नॉट को 2, एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं, कितना हो गया ये, मतलब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है. ठीक है, अच्छा ओके. चलो बच्चों एक बात बताओगे क्या, एक ने बच्चों 2-4 बातें बताओ मुझे. हाँ मुझे बताओ, अपने आप में बातें नहीं करनी है, मेरे साथ बात करनी है. तो इसके अलोंग फ्लक्स कितना होगा, ये अगर सवाल समझ गए तो सब कुछ लाइफ जिंगालाला हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, डब्बा ले लेते हैं सामने, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ ना, इधर से आंसर 0 लिख दे क्या हम, मुझे कहा आधी बात तो अभी समझ गए होंगे. इसके एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, ये जो नीचे वाला है फ्लक्स कितना है इससे एसोसिएटेड, क्यों 0 है. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर जाती तब 0 नहीं होता ना, ये छू के चली जा रही है, क्योंकि एंगल भी कितना बना रहा है उसे दूसरे एंगल से देखेंगे तो थीटा 90 तो 0. और कौन दो 0 बन गए, ये सामने वाला, इसका भी फ्लक्स कितना हो गया, वो पीछे वाला, 2 बचे ना अभी,
जिनसे फ्लक्स जीरो नहीं आ रहा है, वो कौन है? वो ये, और दूसरा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इसके फ्लक्स को नाम दे देते हैं हम φ1, और ये फ्लक्स को नाम दे देते हैं हम φ2। ठीक है, तो हम φ1 निकालते हैं। नेट फ्लक्स क्या होगा? φ1 निगेटिव होगा या पॉजिटिव? कम ऑन, इतना अभी हो गया यार, पूरा रामायण होने के बाद तुम पूछोगे राम की सीता कौन? ये निगेटिव होगा, -φ1 प्लस आगे वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव क्यों होगा? एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, लेकिन कितना होगा? माइनस तो दे दिया सर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू ए। ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे φ1 साइड में कर लेते हैं हम। E इंटू क्या होगा? ये ए होगा, राइट? देयर इज अ नेगेटिव साइन, यस देयर इज नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन आया? अभी पता चल गया, वो cos 180 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट। वो x के जगह पे ये डिस्टेंस लिखेंगे ना, वो x यहाँ पे कितना होगा? वो x होगा L के बराबर, E नॉट इंटू L, और उस साइड का एरिया क्या होगा? L का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज माइनस E नॉट L क्यूब। सो माइनस E नॉट L क्यूब प्लस φ2 पॉजिटिव ही है, प्लस E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट x, E नॉट x। तो x यहाँ पे क्या होगा? यहां से ये डिस्टेंस, जल्दी बोलो, हाथ दुख रहा है मेरा। L प्लस L, ये भी L ही दिया है, ये लिखते वक्त वो प्रिंट मिस्टेक हो गई है। दिस इज L, तो L प्लस L कितना हो गया? तो ये हो गया E नॉट इंटू 2L इंटू एरिया कितना है उस शेप का? L स्क्वायर है, तो ये हो गया 2E नॉट L क्यूब। वहां पुट कर देते हैं 2E नॉट L क्यूब। बाय द वे, कौन से सरफेस से फ्लक्स ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज? देखो, वो पहले वाले में या दूसरे वाले में से? कितना ज्यादा है पहले वाले के मुकाबले? 2 टाइम्स। तो हम यही कह रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो ये माइनस प्लस प्लस होगा, क्योंकि दिस नंबर इज बिगर। आंसर इज E नॉट L क्यूब आ जाएगा, E नॉट L क्यूब। यहाँ पे इन्होंने L कर लेता हुआ, चल L क्यूब है ये, ठीक है, सभी L चाहिए, तू भी बन जा L। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आया तो हाँ कहो, नहीं तो ना कहो, कुछ तो कहो। हाँ, क्या कहा? क्या नहीं समझ में आया? पूछो फिर। ना वाले जल्दी यार, अरे पूछना, ना बोला है तो ये पता है कोई तो ऐसा करेगा। अच्छा चलो करो यार। 8 डाइपोल, 8 डाइपोल या 1000 भी डाइपोल रख दो तो आंसर इसका क्या आएगा? तो ऐसे शेप है। डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। क्या आंसर बनाता है ये? 0। डाइपोल में क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो समेशन ऑफ चार्ज अपॉन सिग्मा इनक्लोज। आंसर क्या आएगा? ये तो 0 आएगा ना। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना बनेगा आंसर? 0। चलो अगला करो सवाल, बताओ मुझे वापस से। चार्ज क्यू कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ अ क्यूब, साइड L है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगी उसके अंदर से? फ्रॉम द क्यूब। किसी साइड एज वगैरह ऐसा कोई शब्द यूज किया है क्या? मतलब टोटल पूछ रहे हैं, ये टोटल कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक साइड से पूछते तो, एक साइड से पूछते तो 6 करते डिवाइडेड बाय। ओके चलो इसका आंसर बताओ मुझे। दिया क्या है सवाल में? एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, उसके ओपन एंड पे हमने चार्ज रखा है। तो ये सिलेंडर दिख रहा है हम सबको? पीछे दिख रहा है क्या सिलेंडर? सिलेंडर। तो ये अगर यहाँ सेंटर पे होता तो कोई नहीं भाई, पूरा का पूरा फ्लक्स इस सिलेंडर, जैसे क्यूब से निकल रहा था वैसे सिलेंडर से पूरा का पूरा फ्लक्स निकलेगा। यहाँ होता तो फ्लक्स क्या कहते हैं हम? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने क्यूब के एक साइड में रखा था तो हमें एक इमेजिनरी क्यूब ड्रॉ करना पड़ा, तो सिलेंडर के लिए और एक इमेजिनरी सिलेंडर उसके ऊपर ड्रॉ किया ताकि ये मिडल में दिखे अभी। तो ये टोटल इससे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, हमें तो इससे ही जानना है ना। तो इसका इसका कितना आ गया? तो इसका फ्लक्स आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी। हाँ चलो क्या दिया है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बात क्यों रे? हेलो, हाँ ध्यान दो।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 mm। तो ये हमारी क्या है, ये वायर है, ठीक है। कह रहे हैं कि द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज यू, दिस इज इंपॉर्टेंट और यही से पूरा ट्विस्ट होगा, ठीक है। लेट्स हाईलाइट दैट जो लिखा हुआ है और उसे फिर हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाईलाइट करके हमने आगे चले, आगे हमने देखा हमें रास्ते में अनदर सिलेंडर, या अनदर नहीं लिखना था ये शब्द, ठीक है। अ सिलेंडर सरफेस ऑफ अ रेडियस 50 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला सिलेंडर की बात करें, सो दिस इज सिलेंडर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर और हाइट है, लेंथ है 1 मीटर एंड द रेडियस इज 50, इज सिमेट्रिकली एनक्लोज, वायर को एनक्लोज किया इसने। उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या उस सिलेंडर के ऊपर, तो वो कहने का तात्पर्य कि वो इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया गया है उसका, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक, और उसका बाय द वे कोई मतलब भी नहीं है यहाँ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस है, मतलब है, अभी आ गया उसका मतलब, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से कितना पास होगा। अच्छा, कौन से सरफेस से फ्लक्स पास नहीं होगा, वो डेरिवेशन में हमने देखा था ना, ये एंगल कितना है यहाँ पे एंगल कितना है, सिर्फ जो फ्लक्स है वो कहां से पास हो रहा था, कर्व सरफेस से पास हो रहा था, यस और नो, ओके ठीक है। तो हमें आंसर निकालना है, तो हमने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्यू एनक्लोज लिखेंगे क्या कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, लैम्बडा लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको, क्यू एनक्लोज्ड को क्या लिखेंगे हम, लैम्बडा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोलो। अरे यार, अरे लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल नहीं हुआ, हुआ ना। अच्छा, तो यहाँ पे लैम्बडा कितना है, हाउ मच इज लैम्बडा, हो क्यों रे सता रहा है मुझे, सता रहे हो क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, ये देखो रे, द चार्ज पर सेंटीमीटर, चार्ज पर, यही तो लैम्बडा होता है ना, और उन्होंने चुपके से बोल दिया कि चार्ज पर सेंटीमीटर माने लैम्बडा कितना है, ओ मतलब सिंबल ही उसको क्यू दे दिया, तो यहाँ पे लैम्बडा ही क्यू है, क्यू ही लैम्बडा है, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है भाई, क्यू इंटू, और एल कितना है 100 सेंटीमीटर है, इंटू कर दिया इसे 100 डिवाइडेड बाय, तो आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन। अजून 10 क्वेश्चन करायचे, ओके। अगला सवाल, चलो इसके बाद 9 क्वेश्चन बाकी रहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, फ्लक्स का यूनिट मुझे याद नहीं, तो कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपण कसं, असं कसं, वोल्ट बिल्ड कुठून आला, वोल्ट मीटर कुठून आला, ओके, मीटर तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम इंटू, अगर हम मीटर लिखेंगे, क्यों, हाँ न्यूटन इंटू मीटर नसतं तसं काही, न्यूटन इंटू मीटर मतलब किसी का यूनिट मुझे कहीं याद आ रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, सो दिस इज नथिंग बट वर्क डन का यूनिट, और वर्क डन का यूनिट इज, तो क्या मैं इसको जूल लिख सकता हूं क्या, जूल पर कूलम इंटू मीटर, जूल पर कूलम शायद शिकवलेलं आहे, जूल पर कूलम, आता दिसतं ऑप्शन मध्ये म्हणून वो तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वोल्ट ही होगा, वोल्ट ही, हमने ये लिखा था ना, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गया और ये हो गया, दैट्स वाई ये क्या हो गया, वोल्ट का, वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट ही होता है। ओहो यस, थैंक यू सो मच, ऑप्शन सी। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। लास्ट क्वेश्चन,